साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक के अकाउंट में। साथियों, आप भगत सिंह के जीवन पर आधारित भारत के प्रतिष्ठित और मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक शहीद भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग नामक पुस्तक है, जिसमें मैं ऑडियो बुक के माध्यम से आपको इस पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मैं इस पुस्तक की जो भूमिका है उसमें चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु व सुखदेव को याद रखने के लिए आज पाकिस्तान में एक ईंट तक नहीं है। लाहौर सेंट्रल जेल, जहां इन तीन क्रांतिकारियों को 23 मार्च सन 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था, आज लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो कोठरियां जिनमें उन्हें रखा गया था आज धूल में मिल चुकी हैं, मानो वहां की संस्थापना उनके शहीद होने का एक भी निशान न चाहती हो। संबद्ध प्रशासन ने वहां एक रिहायशी कॉलोनी सैडमैन को मंजूरी दे डाली। शहीद भगत सिंह की कोठरी के ठीक सामने एक आलीशान मस्जिद की दीवारें हैं। इस मस्जिद और जेल के भी बचे कुचे अवशेषों के बीच से गुजरने वाली सड़क एक मानसिक अस्पताल पर जाकर खत्म होती है। मैंने शैडमैन में रहने वालों से पूछा, क्या वो जानते हैं भगत सिंह कौन थे? उनमें से अधिकांश इस नाम को जानते थे। कुछ लोगों को शहीद भगत सिंह की फांसी के बारे में भी कुछ कुछ याद है। लगभग 50 साल के एक आदमी ने बताया, जब हम यहाँ आए थे यहाँ पुलिस क्वार्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन कॉलोनी के फैलते हुए वो भी गिरा दिए गए। फांसी का तख्ता जहां तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लगाई गई थी, आज यातायात निर्देशक गोलाकार चक्कर बन चुका है। इसके चारों तरफ गाड़ियों के धुएं, शोर और उनसे उड़ी धूल का राज है। इस गोल चक्कर के बारे में एक कहानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो की मृत्यु के 2 दशक बाद बार बार सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अहमद रजा कसूरी के पिता नवाज मोहम्मद अहमद खान, उस वक्त के पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य को इस जगह गोली मारी गई थी। कसूरी की हत्या का आदेश भुट्टो ने जारी किया था। जब स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई जा रही थी, कसूरी इसी गोली चक्कर पर सौदा कर रहा था। कसूरी के पिता, जो कि उसके पास उसी जगह पर बैठे थे जहां फांसी का तख्ता था, पूरी तरह से घायल हुए। कसूरी के दादा उन लोगों में से एक थे जिन्होंने तीनों क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीर की शिनाख्त की थी। पुराने लोगों का मानना है कि नेमेसिस की कसूरी परिवार को इसी गोल चक्कर पर धर दबोचा। ये कहानी मेरे दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई और मैंने सोच लिया कि एक ना एक दिन शहीद भगत सिंह के बारे में जरूर लिखूंगा। ये किताब लिखने का विचार बाद में लाहौर में ही पनपा। 80 के दशक में लाहौर में विश्व पंजाबी सम्मेलन हुआ था। जिस हाल में कॉन्फ्रेंस हुई, उस पूरे हाल में एक ही तस्वीर थी और वह थी शहीद आजम भगत सिंह की। मैंने आयोजकों से पूछा, उन्होंने अपनी तरफ से एक मशहूर पंजाबी मोहम्मद इकबाल को नज़रअंदाज क्यों किया, जबकि इकबाल ने पाकिस्तान के अस्तित्व को एक आयाम प्रदान किया था। आयोजकों का उत्तर चौंका देने वाला था। केवल एक ही पंजाबी है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, और वो है भगत सिंह। इसके बाद भी किताब लिखने का विचार मेरे अंदर ही अंदर सुलगता रहा। मेरा यही विश्वास था कि समय समय पर भगत सिंह के विषय में कुछ न कुछ प्रयोगात्मक तौर पर लिखा जाता रहा है, परंतु इसी उधेड़ बुन के चलते मुझे हरजिंदर सिंह और सुखजिंदर सिंह की एक चिट्ठी मिली। ये दोनों जनरल एएस वैद हत्याकांड में पूना जेल में अपनी फांसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ लिखा उसने मुझे किताब के बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए झकझोर डाला।
उनका प्रश्न था, किस आधार पर उन्हें आतंकवादी और भगत सिंह को क्रांतिकारी कहा गया? उन्होंने अपने कृत्य को उपयुक्त बताते हुए कहा, भगत सिंह ने शेर ए पंजाब लाला लाला लाजपत राय की अंग्रेजों द्वारा नरसंग हत्या का बदला लिया था और उन्होंने जनरल वैद द्वारा सन 1984 में स्वर्ण मंदिर पर की गई कार्रवाई की भूमिका तैयार करने का बदला लिया। मुझे डर बैठ गया, कहीं ऐसा न हो हर आतंकवादी अपनी तुलना भगत सिंह से करने लगे। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि उनके जीवन व दर्शन के साथ साथ आतंकवाद और क्रांति के बीच का अंतर वर्णन किया जाए। भगत सिंह ने अपने ही शब्दों में हत्या को क्रांतिकारी इस प्रकार कहा है, मानव जीवन की पवित्रता के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है। हम मानव जीवन को पवित्र मानते हैं। हम जल्द ही अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर देंगे, तभी किसी को हानि या पीड़ा पहुंचाने की सोच सकते हैं। ये हत्याएं कोई बदला या बदले की भावनाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा, इनकी एक राजनीतिक महत्ता है जो कि एक मानसिकता और वातावरण बनाने में सहायक होगी और यह आज़ादी की निर्णायक लड़ाई के लिए आवश्यक है। मेरे शोध को लगभग 7 साल का समय लगा। इस काम के लिए संभवतः पाकिस्तान के अभिलेखागार सबसे उपयुक्त स्रोत थे, परंतु भारतीयों के लिए उनके दरवाजे बंद थे। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच इस तरह का कोई करारनामा नहीं है जिसके चलते एक दूसरे के नागरिक उनके अभिलेखागारों में आ जा सके। पाकिस्तानी सरकार तक मैं एक मित्र के माध्यम से पहुंचा, परंतु मुझे एक बिना सिर पैर के बहाने का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कहीं वो सिख समस्या में न फंस जाएं। मैं इस बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, सिवा इसके कि सन 1931 में हुए कांड में भगत सिंह सिख थे। उधर लंदन की इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में भी इस विषय पर प्रयोगात्मक तौर पर ये प्रभावी रूप से कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी द्वारा इसकी अधिकांश किताबें, रिपोर्ट और दस्तावेज किसी तरह पूरे इंग्लैंड में वितरित किए गए। उसका उद्देश्य भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, उनकी इस चुनौती को फीका करना था कि आज़ादी के बाद उन्हें क्या मिलना चाहिए। उपमहाद्वीपों के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस लाइब्रेरी के बंटवारे के लिए एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और ब्रिटेन को इस हड़प जाने का एक बहाना मिल गया। प्रीवी काउंसिल में इन तीनों क्रांतिकारियों की सजा के विरोध में दायर अपील के कुछ साक्ष्य जरूर थे और हमारे अभिलेखागारों में भी है। मेरा ऐसा अनुभव है कि उन प्रमाणित पत्रों को या तो नष्ट कर दिया गया या कहीं दबा दिया गया, परंतु ऐसे गुप्त तार और कागजात कहीं न कहीं जरूर हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी देकर इस क्रांतिकारी आंदोलन का गला घोंटना चाहती थी। संभवतः भारत में इस विचार की जड़ फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की आज़ादी की घोषणा और रूस में बोल्शेविक की क्रांति से पड़ी। किसानों, मजदूरों, पीड़ितों की एक सामाजिक बुराई, असमानता और सामाजिक उत्पीड़न के सामने एक साथ खड़ा हो जाना, ये आज़ादी की लड़ाई का एकीकृत भाग था। मैंने अपने शोध कार्य के दौरान ये पाया कि भगत सिंह ने जेल में लगभग 4 किताबें लिखी। हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, दी आइडियल सोशलिज्म, अपनी जीवनी और एट दी डोर ऑफ डेथ। मुझे ऐसा बताया गया कि इन किताबों के हस्तलिपि क्रांतिकारियों द्वारा उनकी फांसी से पहले ही चोरी छिपे जेल से बाहर निकाल ली गई थी। इन हस्तलिपियों को क्रांतिकारियों के संरक्षण में ही रखा गया, मगर 40 के दशक में इन्हें कुंवारी लज्जावती को सौंप दिया गया, जो बाद में केंद्रीय महाविद्यालय जालंधर की प्रिंसिपल बनी। लज्जावती, जो कि अब जीवित नहीं है, उन्होंने ये हस्तलिपियां बंटवारे के कुछ समय पहले ही भारत भेजने के उद्देश्य से लाहौर में किसी को सौंप दी। इस अनजान आदमी ने, जिसकी कोई शिनाख्त नहीं मिली, लज्जावती को बताया कि बंटवारे के दंगे में डर के कारण उसने इन हस्तलिपियों को अगस्त 1947 में जला डाला। मैं समझता हूँ कि यह कहानी कतई प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं है। एक न एक दिन हस्तलिपियां सामने जरूर आएंगी। इस किताब के लिए लेखन सामग्री इकट्ठा करने में मेरा सबसे पहला काम भगत सिंह के 2 भाइयों को ढूंढना था। छोटे भाई कुलतार सिंह को मैंने सहारनपुर में पाया। उनसे प्राप्त भगत सिंह की निकट संबंधियों के साथ आखिरी मुलाकात की जानकारियां बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। मैंने ये भी पाया कि पूरे परिवार में एक राष्ट्रीय धारा बह रही थी। जब भगत सिंह का जन्म
वह उनके चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ बर्मा जेल में उन्हीं की कोठरी में थे। उनके दादा का कांग्रेस को हमेशा खुल्लम